Hello dear students, welcome back to your physics concept class, and today we shall discuss about the scalar quantities, vector quantities and how to represent a vector. So without wasting your time, let me start our class of the day. तो चलिए कुछ बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में. As you already know that physical quantities are those which can be measured directly or indirectly. जिन चीज़ों को भी हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीक़ों से मेज़र कर सकते हैं वो सारी की सारी को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़. और इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक वो जिनमें हम सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरी वो जिनको हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताने के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन में एक्टिव है. तो पहली वाली को हम स्केलर्स और दूसरे वाले को हम वेक्टर्स बोलते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली द मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शंस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. तो डेफिनेशन इज those quantities which only magnitude not the direction are called स्केलर क्वांटिटी. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ. लाइक लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क, एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसी बहुत सारी. इन सबको बताने के लिए हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे किसी रूम की लेंथ तो हमें डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें इसका कोई डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है. अगर हम किसी को टाइम बता रहे हैं इट्स 2 o'clock और 3 o'clock तो हम यहाँ भी डायरेक्शन नहीं बताते हैं. ठीक है. एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 25 जूल, 30 जूल, यहाँ भी डायरेक्शन की कोई नीड है. वर्क डन बाई एन ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नल एजेंसी इज 25 जूल, 35 जूल और सम अदर पूरा. तो इनमें किसी में भी हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत हुई ही नहीं. तो दैट्स वाई दीज आर द स्केलर क्वांटिटी. तो सिंपल सा मतलब है, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है कि जिन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दैट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. वो सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर. अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की. वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, ये कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी ज़रूरत हो और डायरेक्शन भी ज़रूरत हो, दोनों चीज़ें बतानी हो. ठीक है. तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. दो फिजिकल क्वांटिटीज which require both magnitude and डायरेक्शन. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, which require both magnitude and direction and also obey the law of parallelogram. Are called वेक्टर
क्वांटिटीज। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अभी सिर्फ आप डेफिनेशन पे रहिए। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा अगर हम एग्जांपल्स लिखते हैं इनके। तो एग्जांपल्स में डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, ओके, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके की क्वांटिटी जिनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन भी साथ में बताना पड़े। जैसे डिस्प्लेसमेंट आप बताएंगे तो आपको बताना होगा, जैसे आप अपने घर की डिस्टेंस किसी को बताते हैं कि यहाँ से मेरा घर इतने किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप चाहते हैं कि वो आपके घर तक पहुँचे तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मीन्स माई होम इज़ एट ए डिस्टेंस 20 मीटर, 20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर along the east, along the west, along the north and along the south direction from this particular point of reference। ठीक है, तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। अब इसमें एक टर्म और ऐड हो रहा है, एंड ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ, एंड ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। एक्चुअली इसका फुल नेम है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वो लॉ भी फॉलो करना चाहिए। अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेक्टर हो। ठीक है, वो स्केलर भी हो सकती है अगर वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो नहीं करती। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। लाइक वी हैव एन गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। इलेक्ट्रिक करंट आप सारे लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जिस वायर में फ्लो करता है, जहाँ कहीं भी वो वायर लगा हो, तो करंट हैव ए मैग्नीट्यूड लाइक 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। और जब किसी वायर में वो फ्लो कर रहा होता है तो उसका डायरेक्शन भी होता है। द करंट इज फ्लोइंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द डायरेक्शन, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। बट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये उसको फॉलो नहीं करती है, इसलिए ये स्केलर है। बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लासेस में जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे पहुँचेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो आप चाहें तो इन डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। ओके, अब हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। एक्चुअली वेक्टर्स होते क्या हैं या वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने देखा ही है और जानते भी होंगे। किसी भी जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है। इसके ऊपर हम इस तरीके का एक साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अ लाइन विद अ एरो हेड इज कॉल्ड वेक्टर। तो हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके साथ में एक एरो हेड लगाते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। किसका किसका, एक तो ये लाइन और दूसरा ये एरो हेड। ठीक है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, समझ गए कि ये जो एरो है, सॉरी ये जो वेक्टर है, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक एरो हेड हो। इनको मिला के हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं।
जिसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और ये जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आपको गिवन हो डिस्प्लेसमेंट इफ 10 मीटर अलोंग ईस्ट, किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट गिवन है और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी हम बात कर चुके हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, ये आपका फॉर्म होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको आप ऑलरेडी जानते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 मीटर। तो आप देख रहे हैं बोर्ड की लेंथ तो 10 मीटर है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल अज्यूम करते हैं, लाइक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर हमने सपोज कर लिया, और हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ कर देंगे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम एरो लगा देंगे। तो ये लाइन अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इस स्केल के अकॉर्डिंग ये 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, और एरो हेड किधर लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में। अगर यही वेस्ट में गिवन होता तो हम एरो इधर से हटा के इधर लगा देते, अगर नॉर्थ में गिवन होता तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देते, और साउथ में होता तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देते। ओके, तो ये सिंपल रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया। अब हम वेक्टर्स के कुछ टाइप्स जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ द सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 11th के अकॉर्डिंग जो यूटिलाइज होते हैं उनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। ओके, अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो वैसे तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ आपको बेसिकली यूज़ करने पड़ेंगे मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं वेक्टर क्या होता है, ये आपको पता चल गया। सबसे पहले फर्स्ट इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम अगर ड्रॉ करते हैं एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और दूसरे वेक्टर को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के एरो हेड एक ही डायरेक्शन में है और दोनों लेंथ में इक्वल है, तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या हो गई, दो वेक्टर्स विच हैव द सेम डायरेक्शन एंड द सेम मैग्नीट्यूड आर नोन एज द इक्वल वेक्टर्स। अब अगर हम बात करें पैरेलल वेक्टर्स, ओके, तो एक वेक्टर हमने यहाँ ड्रॉ किया है और एक वेक्टर हमने ये ड्रॉ किया है, दिस इज ए एंड दिस इज वी। आप देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम ही है और मैग्नीट्यूड अलग अलग है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है। एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो एंगल कितना है, 0। तो ऑल द वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स if the angle between them is 0. in other words अगर हम कहें if they have the same direction but the different magnitudes or the same magnitude, अगर different magnitude होगा तो भी ये parallel ही होंगे और equal magnitude होगा तो भी ये parallel ही होंगे। like the equal vector may be parallel vectors, जो equal vector हैं उनको भी हम parallel vector बोल सकते हैं, लेकिन हम सारे parallel vector को equal vector नहीं बोल सकते हैं। ओके, now next third one, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री रहेगा। जब हम एंटी पैरेलल की बात करते हैं तो दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, ए इसको रिप्रेजेंट करें, बी इसको रिप्रेजेंट करें, इनके बीच का एंगल 100 थीटा है। ऑल द वेक्टर्स
which have the angle between them 180 degree and which have the opposite directions are called anti-parallel vector. No matter इनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा एंटी पैरेलल वेक्टर का तो ये अपोजिट वेक्टर्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ anti-parallel vectors are same, then these are called opposite vectors. अगर इनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं. और मैग्नीट्यूड भी अगर सेम हो गए, जैसे ये इक्वल में होता है, जस्ट अपोजिट कर लें तो ये एंटी पैरेलल तो होंगे ही, उसके साथ साथ अपोजिट वेक्टर्स भी होंगे. मीन्स इनमें से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का अपोजिट वेक्टर होगा. तो जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा बनाता हूँ इनको, तो ये सिर्फ एंटी पैरेलल शो कर रहे हैं. और अगर ये जस्ट इक्वल हैं और अपोजिट हैं तो ये अपोजिट वेक्टर्स होंगे. और इनमें से एक टर्म और आएगा, फोर्थ वन, नेगेटिव वेक्टर्स. अगर हम नेगेटिव वेक्टर्स की बात करें तो इनमें से कोई एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होगा. ठीक है. इन द अपोजिट वेक्टर्स वन ऑफ देम इज कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अदर वेक्टर. जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी. ओके. यहाँ पे ए बी का नेगेटिव वेक्टर है और बी इज वेक्टर ऑफ ए. ठीक है. या तो हम बी को ए का नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं या ए को बी का नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं. तो ये कुछ टाइप्स है. ओके. तो इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. और एंटी पैरेलल में कैटेगरी, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इक्वल वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स, जिनमें खास बात यह है कि इक्वल वेक्टर में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है. अपोजिट वेक्टर में भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है. और जहां हम पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स भी हो सकते हैं. मीन्स पैरेलल वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो वो इक्वल वेक्टर्स ही होंगे. तो इक्वल वेक्टर्स में भी पैरेलल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर में भी इक्वल वेक्टर्स. और ऐसे ही ये अपोजिट वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं. कुछ और टाइप के वेक्टर्स हैं, हम उनकी भी बात करते हैं. लीनियर वेक्टर्स. ओके. लीनियर, ऑल द वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग अ सेम लाइन आर सेड टू बी लीनियर वेक्टर. जैसे ये बहुत सारे हैं, एक ये है, फिर इसी डायरेक्शन में ये है, फिर ये है, ए बी सी, ये सब क्या होंगे? लीनियर वेक्टर. ठीक है. फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कोइनिशियल वेक्टर्स. कोइनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम ही हो. लाइक एक वेक्टर ए इधर है, ये वेक्टर वी इधर है. ठीक है. सी इधर है. इस तरीके से और भी हो सकते हैं. और इनिशियल पॉइंट सबका सेम है तो वो क्या होगा? कोइनिशियल. ठीक है. इनिशियल पॉइंट सेम है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, कोप्लेनर वेक्टर्स. कोप्लेनर, द वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड प्लेनर. जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारे वेक्टर बनाता हूँ. ठीक है. तो ये ए वी सी डी एंड ई ऑल लाई इन द प्लेन ऑफ बोर्ड. बोर्ड के ही प्लेन में सारे के सारे हैं, ए बी सी डी ई. तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर. तो दीज आर द सिंपल टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स. कौन कौन से? इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर. एंटी पैरेलल में कुछ कंडीशन मैंने नोट डाउन की है. नेगेटिव वेक्टर्स, लीनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर
and coplanar vector. This is a short introduction of type of vectors. अब हम कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स की बात करेंगे जो आगे आप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो वेक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। इसके नाम से ही क्लियर है, यूनिट वेक्टर अ वेक्टर विच हैव द यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और ये मिलेगा कैसे, ठीक है, जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड। और किसके लिए यूज होता है, यूज टू डिनोट द डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर होगा। और किस तरीके का होगा, जैसे कि अगर हम सपोज करें फोर्स आपको गिवन है 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट, ओके। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी ये तो पता है, तो बिट डायरेक्शन होगा, तो 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम यहाँ इसको 10 न्यूटन से ही डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, तो यहाँ 10 न्यूटन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ईस्ट। लेकिन एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी, डिविड तो स्केलर होता है, फिर डिवाइड किया है तो वो वेक्टर ही रहेगा, तो ये भी एक वेक्टर ही बचा। तो इस तरीके के वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताते हैं। तो यूनिट अ वेक्टर विच हैव द यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली, ओके। तो ये कैसे होगा, जैसे हमें ये लिखना है, द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए, किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के ऊपर एक कैप लगा देते हैं इस तरीके से, ओके, एरो जिसको आप बोलते। और इसका मीनिंग होगा द वेक्टर ए डिवाइडेड बाई द मॉड ऑफ वेक्टर ए। जैसा कि अभी आपने देखा 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट लिखा था और हमने उसको 10 न्यूटन से डिवाइड कर दिया, तो 10 न्यूटन क्या था, मैग्नीट्यूड था। तो जब हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है वो यूनिट वेक्टर मिलता है। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉर्मूला द वेक्टर डिवाइडेड बाई द मॉड ऑफ द वेक्टर। एक कैटेगरी तो आपकी ये हो गई। एक वेक्टर हमें यूज, और यूनिट वेक्टर का एक खास टाइप है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मीन्स होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे यूनिट वेक्टर जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों उनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एंड दीज वेक्टर्स रिप्रेजेंट द ओनली डायरेक्शन एज along x, y and z axis. Orthogonal unit vectors are I cap, j cap and k cap, ठीक है। तो ये कैसे मैं एक्सेस के अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ। ये ओरिजिन के थ्रू इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, ये आपको पता है एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होगा।
इस डायरेक्शन में जे कैप होगा और इस डायरेक्शन में के कैप होगा। जैसे कि कहीं पे अगर आपको गिवन है द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज 10 न्यूटन अलॉन्ग द एक्स एक्सेस, तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी डायरेक्शन बताने के लिए। द 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सेस, तो इतनी बड़ा स्टेटमेंट है। इसको अगर हम इसकी हेल्प से शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैसे? अगर हमने यहाँ पे लिख दिया F इक्वल्स टू 10 आई कैप न्यूटन, तो आई कैप लगते ही क्लियर हो गया। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सेस, मतलब डायरेक्शन ये ऑटोमेटिकली बता रहा है। अब आपको उतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, द 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सेस। अब आप सिर्फ इतने से लिख सकते हैं 10 आई कैप न्यूटन, मीन्स इसका मीनिंग ऑलरेडी क्लियर है कि 10 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप इसी को ऐसे लिखते 10 जे कैप न्यूटन, तो जे कैप यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, इसलिए क्लियर है ये 10 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है? वाई डायरेक्शन में। और सिमिलरली अगर जेड डायरेक्शन है तो जेड 10 के कैप न्यूटन, तो क्लियर कर रहा है कि ये 10 न्यूटन का फोर्स जेड एक्सेस के अलॉन्ग वर्क कर रहा है। ओके, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर एंड दिस इज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे जिसकी नीड बहुत है आपको, थर्ड वन इज जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जीरो वेक्टर का क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड तो हुआ ही नहीं, बट ये ऑप्टेन कैसे होता है? तो सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड इज जीरो। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए वो जीरो और नल वेक्टर होगा। और जीरो कैसे होगा? ये वेक्टर मिलेगा कब? कब जरूरत होगा? जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा है और उसकी आपको वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, और यू ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बता तो आप वेक्टर ही रहे हैं ना। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। या फिर जब वो रेस्ट में है तो आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तब भी कितना हुआ? जीरो। और कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसकी जो पोजीशन में चेंज हुआ वो कितना हुआ? जीरो। क्या हुआ? उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, इस तरीके से मिलेगा। या फिर इक्वल वेक्टर के सब्सट्रैक्शन से जो वेक्टर मिलेगा वो जीरो होगा। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर की तरफ थ्रो कर दें और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज अ नल और जीरो वेक्टर। तो अंडरस्टूड? ओके, अब हम कुछ अदर वेक्टर्स की बात करने वाले हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे। तो देखते हैं क्या है, इनको भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे दो ऐसे वेक्टर्स बताने वाला हूं जिनका यूज़ आप फिजिक्स में बहुत ज़्यादा करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट वेक्टर आपका होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, the displacement of a point with respect to origin in a x, y, z plane is called पोजीशन वेक्टर। ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये कैसे होगा देखिए, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है x, y और z, और आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। ओके, तो ये जो OP है,
OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ P इक्वल्स टू OP, और इसको हम ऐसे वेक्टर लगाएंगे, और इफ OP इक्वल्स टू R, इसको हम नोटिस कर सकते हैं। और अगेन इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x y z, अगर इसके कोऑर्डिनेट x y z है, ठीक है, तो इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द x एक्सिस इज x, ऑन द y एक्सिस इज y, एंड ऑन द z एक्सिस इज z। तो आप सिंपली इस r को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, r वेक्टर r इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, तो इसको आप क्या लिखते हैं, मॉड r। मॉड r का मतलब यहाँ होगा अंडर रूट स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ i कैप, दैट इज x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द मल्टीप्लायर ऑफ j कैप प्लस स्क्वायर ऑफ द मल्टीप्लायर ऑफ k कैप। ये इसके मॉड को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी से अभी जो लास्ट में आपको बताया यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ r अगर आपको चाहिए तो ये क्या होगा, मैंने बताया यूनिट वेक्टर को r कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर कैप लगा देंगे और इसका फॉर्मूला वेक्टर r अपॉन मॉड r हो जाएगा। तो यहाँ r की वैल्यू क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डिवाइडेड बाई, मॉड से डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। इस तरीके से किसी भी दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी हैं, आगे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, तो आप ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, पोजीशन वेक्टर ये है। अब अगर हम दूसरी बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, एक वेक्टर और जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं यही बता देता हूँ शॉर्ट में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, तो यहाँ तो पॉइंट P की पोजीशन हमने फाइंड आउट की है ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर इसी पॉइंट P की पोजीशन हम किसी और पॉइंट की रिस्पेक्ट में फाइंड करें जो कि ओरिजिन ना हो, तो उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखें इसकी, the displacement of a point with respect to an other point, ठीक है, other than origin is called डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर पॉइंट, और अदर पॉइंट कौन सा, जो ओरिजिन ना हो, अदर देन ओरिजिन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किस तरीके से, अगर इसी डायग्राम में हम ये सपोज करें कि यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, ओके, तो Q का P की रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस वन, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Q, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, PQ विद रिस्पेक्ट टू P है, और PQ का यहाँ मीनिंग क्या होगा, PQ का मीनिंग होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। इसको हम सपोज कर लें कि P के x y हैं और इसको
एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वैल्यू ओपी की है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया था आर की वैल्यू, और ओ क्यू उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप प्लस जेड डैश माइनस जेड के कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू इन अ कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई जेड। ऐसे ही अगर आपको पी का निकालना होता, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने क्यू का निकाला है, पी क्यू, अगर आपको पी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, क्यू पी, और क्यू पी अगर यहाँ पे लिखा होगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। अभी आप देख रहे हैं ना, बहुत सिंपल वे समझ लीजिए, ये पी क्यू लिखा है तो जो बाद में आया है टर्म क्यू उसका पोजीशन वेक्टर पहले माइनस जो पहले आया है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये क्यू पी होता तो ये इंटरचेंज हो जाता, ओ पी पहले आ जाता और ओ क्यू बाद में आ जाता। मीन जो लेटर बाद में आ रहा है जो पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और जो पॉइंट पहले आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में। इनको हम बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करना पड़ेगा आगे फिजिक्स में, और आगे और भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और लेकिन ये आज की क्लास में मैंने आपको वेक्टर्स के टाइप का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये भी स्टडी करेंगे कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और वेक्टर्स को ऐड करने के कौन कौन से मेथड्स पॉसिबल हैं, जिनमें से एक वो भी है जिसकी बात हमने आज की है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 11th। ओके, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।